चेनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज, रेलवे आर्क ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज चेनाब नदी पर। इसका उद्देश्य यह है कि जो जम्मू और श्रीनगर के बीच जो कनेक्टिविटी है उसको बूस्ट करना, टू बूस्ट द इनहांस द कनेक्टिविटी बिटवीन जम्मू एंड श्रीनगर। इसकी जो लेंथ है वो है 1315 मीटर। इस ब्रिज की लेंथ 1315 मीटर है। स्टील फ्रेम है, इसका स्टील से बना है और आर्क शेप में है ऐसे। तो दुनिया का सबसे ऊंचा जो ब्रिज है, रेलवे ब्रिज है, वो है चेनाब नदी पर। इसका उद्देश्य है, अभी इसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा। इसका जो उद्देश्य है कि वो जम्मू और श्रीनगर के बीच जो कनेक्टिविटी है उसको बूस्ट करना, कनेक्टिविटी बढ़ाना। और ये 359 मीटर ऊंचा है, ब्लास्ट प्रूफ है। इसमें शॉक या ब्लास्ट का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये ब्लास्ट प्रूफ है। ये जो ब्रिज है स्टील से बना है, आर्क शेप में है, 1315 मीटर लंबा है ब्रिज। एक और इम्पॉर्टेंट ब्रिज को लेकर न्यूज है कि अंजी ब्रिज ये बना हुआ, ये इंडिया का पहला केबल पर टिका हुआ रेलवे ब्रिज है। केबल स्टेड ब्रिज है ये, इंडिया का पहला केबल स्टेड ब्रिज। ये अंजी रिवर बना है। अंजी रिवर चेनाब की सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब, अंजी रिवर। यहाँ पे ये चेनाब की ट्रिब्यूटरी है। तो अंजी रिवर जो है चेनाब की ट्रिब्यूटरी है। इस पे ये भारत का पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज बना है। इस पे भारत का पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज बना है अंजी रिवर पे। चेनाब रिवर है, चेनाब हिमाचल प्रदेश से ओरिजिन होता है इसका। नियर जो बारालाचा पास है, बारालाचा पास हिमाचल प्रदेश में, लाहौल स्पीति में है ये। और ये लाहौल स्पीति जास्कर रेंज में है। तो 3 इंपॉर्टेंट ये फैक्ट्स हो गए। चेनाब रिवर हिमाचल प्रदेश के बारालाचा पास से निकलती है, लाहौल स्पीति से। और ये लाहौल स्पीति जास्कर रेंज में है। और ये चेनाब रिवर चंद्र और भागा जो इसकी स्ट्रीम से इसको मिलने से बनती है। चंद्र और भागा, चंद्र और भागा इसकी जो स्ट्रीम से इनको मिलने से चेनाब रिवर बनती है। और ये किश्तवाड़ के निकट में, किश्तवाड़ के नज़दीक में एक बहुत बड़ा गार्ज बनाती है। किश्तवाड़ के निकट में बहुत बड़ा गार्ज बनाती है। और इस पर जो डैम्स हैं सारे इंपॉर्टेंट डैम्स हैं। सलाल डैम है, बगलिहार डैम है और दुलहस्ती डैम है। इंपॉर्टेंट में ये पूछे जाते हैं, नॉर्मली पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चेनाब रिवर का जो ओरिजिन है वो है हिमाचल प्रदेश में, लाहौल स्पीति में। और लाहौल स्पीति जो है वो जास्कर रेंज में है, यहीं पे बारालाचा पास है, वहीं से ओरिजिन होता है इसका। और चंद्र और भागा नदियों के जो इसकी स्ट्रीम्स है, चंद्र और भागा के मिलने से चेनाब नदी बनती है। और किश्तवाड़ के निकट ये जॉर्ज नदी गार्ज बनाती है, गॉर्ज बोलते हैं इसको, GORGE, गॉर्ज। और इस पे जो डैम है, सलाल डैम है, बगलिहार डैम है और दुलहस्ती डैम है। 3 इंपॉर्टेंट डैम है। अभी जनवरी से लेकर फरवरी तक, ये 13 जनवरी से लेके 26 फरवरी तक महाकुंभ आयोजित हुआ था त्रिवेणी संगम पे। त्रिवेणी संगम में गंगा, यमुना और इनविजिबल सरस्वती, प्रयागराज में ये महाकुंभ आयोजित हुआ था। 12 साल पर ये आयोजित हुआ था। इसमें 3 रिकॉर्ड बने थे। गंगा क्लीनिंग को लेकर पहला रिकॉर्ड बना था, वर्ल्ड रिकॉर्ड। दूसरा रिकॉर्ड था सैनिटेशन को लेकर, जो 19,000 इसमें सैनिटेशन वर्कर लगे थे। और इसके अलावा जो लार्जेस्ट हैंड प्राइवेट पेंटिंग को लेकर 3 रिकॉर्ड बने थे। पहला फर्स्ट वाज गंगा क्लीनिंग को लेकर, और दूसरा सैनिटेशन वर्कर को लेकर, और थर्ड लार्जेस्ट हैंड प्राइवेट पेंटिंग को लेकर। 2017 में यूनेस्को ने जो महाकुंभ है या कुंभ है उसको
इंटेंजिबल इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट का दर्जा दिया था। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का दर्जा दिया था 2017 में। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2500 करोड़ रुपए का, ये जो महाकुंभ आयोजित हुआ था उसको आयोजित करने के लिए 2500 करोड़ रुपए का बजट रखा था। और 24 में ही अक्टूबर में उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ के लिए लोगो जारी किया था, जिसमें अमृत कलश, टेम्पल, लॉर्ड हनुमान और तो ये अमृत कलश था, टेम्पल, लॉर्ड हनुमान और एक अक्षयवट, ये सब सारे उस पे जो चित्र हैं अंकित हैं लोगों पे। तो इम्पोर्टेंट ये न्यूज़ थी उस समय, पूरी दुनिया में चर्चा थी महाकुंभ की। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 2004 में भारत सरकार ने डिसाइड किया था कि भारत की कुछ भाषाओं को, जिनमें हज़ारों वर्षों से जिनका इतिहास रहा हो और उनका खुद का टेक्स्ट रहा हो, तो ऐसी भाषाओं को हम लोग क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देंगे। तो तब से लेकर अब तक कुल 11 भाषाएं, टोटल 11 भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जा चुका है। पहली तमिल ऐसी भाषा थी जिसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था। और ये सब मानक है, हाई मतलब वो प्राचीन है, हाई एंटिक्विटी रहे उनमें। उसमें एंशिएंट लिटरेचर के साक्ष्य मौजूद रहे और जो भी जो साक्ष्य हैं ओरिजिनल रहे, जो भी ट्रेडिशन रहे, लिटरेरी ट्रेडिशन रहे वो ओरिजिनल रहे और वो बारोड न रहे, मतलब कहीं से कॉपीड न रहे। तो 3 इसके मानक थे। हाई एंटिक्विटी प्राचीन रहे जो वर्षों से चली आ रही हो, और उसमें प्राचीन उसका लिटरेचर रहे और वो कहीं से कॉपीड न रहे। तो ये मानक है, इसके आधार पर क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाता है। अभी 5 लैंग्वेज को और क्लासिकल लैंग्वेज में जोड़ा गया था, वो है मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज और बंगाली। तो अब ये पहले 6 थी, अब ये 5, अब कुल 11 हो गई हैं। तो अब यहाँ से तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, उड़िया और असमी, बंगाली, मराठी, पाली, प्राकृत और ये मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज, बंगाली 5, तो कुल 11 हो गई। तो अब भारत में टोटल क्लासिकल लैंग्वेज है, लैंग्वेज 11 हो गई है। इम्पोर्टेंट है ये। UNFCCC का जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज का जो कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज का जो UNFCCC का जो कॉप था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 29वां कॉप था, वो हुआ था अजरबैजान के बाकू में। इम्पोर्टेंट है, फैक्ट्स पूछ लेते हैं कि UNFCCC का यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज का जो COP29 जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज थी वो कहाँ पे हुई थी, तो वो हुई थी अजरबैजान के बाकू में। इसमें 3 इनिशिएटिव लिए गए थे इम्पोर्टेंट। पहला कि एक न्यू कलेक्टिव क्वालिफाइड गोल्स थे। इसमें ये लक्ष्य था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए $100 बिलियन की व्यवस्था होनी थी, $100 की व्यवस्था होनी थी, तो वो उसको बढ़ाकर 2035 तक 3 गुना कर दिया जाएगा, यानी $300 बिलियन डेवलपिंग कंट्री को दिया जाएगा बाय डेवलप्ड कंट्रीज़। दूसरा COP29 डिक्लेरेशन ऑन रिड्यूसिंग मेथेन फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट से मेथेन को रिड्यूस करना, मतलब इस तरह से प्रैक्टिसेज अपना कि मेथेन रिड्यूस हो सके। तो इसका इंडिया सिग्नेटरी नहीं है। तीसरा जो है वो किसानों के लिए बाकू हार्मोनिया क्लाइमेट इनिशिएटिव फॉर फार्मर्स, और ये FAO के साथ, ये FAO के साथ ही हुआ था। तो 3 इनिशिएटिव ले गए थे। COP29 जो UNFCCC का था वो अजरबैजान के बाकू में आयोजित हुआ था नवंबर 2024 में। और उसके बाद इसमें 3 गोल, नेशनल कलेक्टिव क्वालिफाइड गोल्स और COP29 डिक्लेरेशन ऑन रिड्यूसिंग मेथेन फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट से मेथेन को रिड्यूस करना। इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है, हस्ताक्षर करने वाला देशों में शामिल नहीं है। और बाकू हार्मोनिया क्लाइमेट इनिशिएटिव फॉर फार्मर्स विथ FAO,
ये फाओ के साथ ये इनिशिएटिव लिया गया था। अब उसके बाद COP30 ब्राज़ील के बेलम में नवंबर 2025 में ये समिट होगी, ये कन्वेंशन होगा कॉप का। COP30 का जो हेल्ड होगा, COP30 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो होगी वो ब्राज़ील के बेलम में होगी। ये इम्पोर्टेंट है, नवंबर 2025 में। एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि PM स्वनिधि का समय सरकार ने बढ़ा दिया है। इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, PM स्वनिधि का समय भारत सरकार ने बढ़ा दी है। अब ये 31 मार्च 2030 तक हो जाएगा। PM स्वनिधि का समय सरकार ने बढ़ा दिया है 31 मार्च 2030 तक का। इसको शुरू किया गया था 1 जून 2020 को। उस समय कोविड का टाइम था और जो रेहड़ी पटरी वाले थे उनको फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, उनको लोन प्रोवाइड करने के लिए ये अभियान शुरू किया। PM रेहड़ी पटरी विक्रेता आत्मनिर्भर निधि, ये PM रेहड़ी पटरी विक्रेता आत्मनिर्भर निधि। अब ये इसका जो समय सीमा बढ़ाकर 31 मार्च 2030 तक कर दिया गया है। 1 जून 2020 को शुरू हुआ था और इसको शुरू करने वाले मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और वित्तीय सेवा विभाग, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर प्लस वित्तीय सेवा विभाग, इनके सुपरविजन में। अभी जो नए चेंजेस हुए इसमें वो 50 लाख नए बेनिफिशरीज सहित उससे 1.15 करोड़ लोगों को लाभ होगा। 50 लाख नए बेनिफिशरी जुड़ जाएंगे और कुल 1.15 करोड़ लोगों को लाभ होगा। एक और इसमें चेंज हुआ है कि अब ये डिजिटल कैशबैक मिलेगा उनको 1600 रुपये का, और UPI लिंक्ड रुपए क्रेडिट कार्ड इनको मिलेगा, ताकि अगर इनको लोन की तत्काल ज़रूरत है तो उससे पूरा हो सके।